पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं कि चॉइसयंग के स्टाफ मेंबर्स योंगहो के नए रूल्स पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें उसने अनाउंस किया है कि कंपनी का अगला सक्सेसर कोई भी एम्प्लॉय बन सकता है, बस उसमें काबिलियत होनी चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं कि जेग्योंग की मुलाकात बैंग्यूल से होती है और वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि जब कंपनी को सक्सेसर की जरूरत पड़ी तभी वो वापस आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ जेस्योंग योंगहो से पूछता है कि उसने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में यूनचुन नेटवर्क्स, आईबी ग्लोबल और हुआन डायनामिक्स इन तीनों कंपनीज का ही जिक्र क्यों किया था। तब योंगहो उसे डराने के लिए उस हिट एंड रन केस की बात छेड़ देता है। ये सुनते जेस्योंग घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जुनियन, जो असल में योंगहो ही है, कहीं ये सच जान न ले कि ये तीनों कंपनीज उसके ऑफशोर अकाउंट से जुड़ी हुई है। फिर उसी दिन बाद में दिखाते हैं कि जेस्योंग ये समझने की कोशिश करता है कि ये जानकारी बाहर लीक हुई तो हुई कैसे। तभी जेग्योंग उसे बैंग्यूल के साथ एक मीटिंग के लिए बुला लेती है। फिर वहाँ दोनों ट्विंस अपनी सौतेली बहन बैंग्यूल पर इल्जाम लगाते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने और उनके साथ चाल चलने की कोशिश कर रही है। तो इस पर बैंग्यूल मासूम बनने का नाटक करती है और घर वापस आने की बात करती है। वो कहती है कि अब वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती और घर में सबके साथ रहना चाहती है। अब जेग्योंग उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि बैंग्यूल को वो सारी प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट उसके नाम पे ट्रांसफर करनी होगी जो उनके डैड ने उसके नाम पर खरीदी थी। अब ये सुनकर बैंग्यूल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो दिखाती नहीं, बल्कि ऐसे नाटक करती है कि उसे ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन कागजों पर साइन कर देती है और प्रॉपर्टी दोनों ट्विंस के नाम पे कर देती है। फिर अकेले में जेस्योंग अपनी बहन जेग्योंग की तारीफ करता है और कहता है कि लोगों को मैनिपुलेट करने में उसका कोई जवाब नहीं है। फिर दोनों इस बात पर आ जाते हैं कि कैसे स्योनी ने उनकी माँ के मरने से पहले ही उनके डैड योंगहो के साथ रिश्ता बना लिया था और इसके बाद कैसे वो बहुत जल्दी एक आम हाउस मेड से उनकी स्टेप मदर बन गई। अब ये सब याद करने के बाद जेग्योंग अपने भाई से कहती है कि स्योनी और बैंग्यूल को कभी भी कांग फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए वो बस एक नौकरानी और उसकी बेटी है, इसलिए वो चाहती है कि दोनों को हमेशा उनकी औकात याद रहे। तो वहीं दिखाते हैं कि जब बैंग्यूल अपनी मॉम स्योनही से बात कर रही होती है तो योंगहो पीछे से आके उसकी और स्योनही की बातचीत सुन लेता है और उसे पता चलता है कि बैंग्यूल दोनों ट्विंस से बात करने के बाद अपने घर वापस आ रही है। अब ये जानकर योंगहो काफी हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर बैंग्यूल ने ट्विंस को मना कैसे लिया और इसी क्यूरियोसिटी में वो उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है और कहता है कि वो दोनों ऐसे तो नहीं है, तो बताओ इस बार उन्होंने तुमसे क्या मांग लिया। लेकिन बैंग्यूल वो उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है और साफ कह देती है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करे और अपने काम से काम रखे। अब पूरे दिन बैंग्यूल कंपनी में इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करती रहती है। वो क्लीनिंग स्टाफ से दोस्ती कर लेती है और उन्हें खाना खिलाकर ट्विंस की एक्टिविटीज और प्लान्स के बारे में पता लगाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि योंगहो चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर अब बैंग्यूल उल्टा उसी का पीछा करने का फैसला करती है और योंगहो जब अपने प्राइवेट वेल्ट यानी तिजोरी वाले रूम के अंदर कैश और सोने की गोल्ड बार्स लेने आता है तो तभी बैंग्यूल उससे चालाकी से बाहर बुला के पकड़ लेती है और उस पर अपने डैड की तिजोरी से चोरी करने का इल्जाम लगाती है। तो योंगहो कहता है, अरे मुझे छोड़ो, तुम जो जानना चाहती हो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर दोनों छत पे आ जाते हैं और योंगहो अपना बचाव करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट के पीछे असल में ट्विंस का ही हाथ है। साथ ही वो ये भी दावा करता है कि उसके डैड योंगहो ने खुद उससे कहा था कि वो ट्विंस को कंपनी पर कब्जा करने से रोके। अब ये बात सुनकर बैंग्यूल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे योंगहो की बात में कुछ न कुछ राज जरूर छुपा हुआ लगता है, लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तो इस पर योंगहो जोर देकर कहता है कि उसके पास ट्विंस के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी साबित करना आसान नहीं होगा। फिर वो बैंग्यूल पर भी इल्जाम लगाता है कि वो भी अपने भाई बहन को बर्बाद करके अपने डैड की नजरों में अच्छी बनना चाहती है और उनका प्यार जीतना चाहती है। फिर योंगहो उससे कहता है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। वो दावा करता है कि जो कैश और गोल्ड बार्स वो ले रहा है वो कोई चोरी नहीं है, बल्कि वो पैसे वापस ले रहा है जो ट्विंस ने कंपनी से चुराया था। इस तरह वो बैंग्यूल को अपनी साइड में करने की कोशिश करता है और उससे पार्टनर
पार्टनरशिप का ऑफर देता है, पर वो अभी योंगहो के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके बारे में सोचती जरूर है। खैर, फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि बेंग्यूल घर वापस आ जाती है, वो भी पूरे 15 साल बाद। लेकिन उसे देख कोई भी खुश नहीं होता सिवाय उसकी माँ के, और जेग्योंग ट्विंस के बच्चों के सामने जानबूझकर उसकी माँ स्योनही को हाउसकीपर जो कहकर उसकी माँ का मजाक उड़ाती है और बेंग्यूल को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। फिर वो बेंग्यूल से कहती है कि अब उसे अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि योंगहो की गैर हाजिरी में स्योनही अब मास्टर बेडरूम का इस्तेमाल नहीं करती। वैसे जेग्योंग ये सब करके उन्हें अपनी जगह याद दिलाना चाहती है। फिर बाद में जेग्योंग बेंग्यूल को चेतावनी देती है कि अगर वो कांग फैमिली के घर में यानी यहाँ रहना चाहती है तो कंपनी में चुपचाप और उसकी नजरों से तो दूर ही रहे। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चोइसयोंग में संजय सबको यकीन दिलाता है कि जब तक नया सक्सेसर नहीं चुन लिया जाता तब तक वो चेयरमैन की कुर्सी और कंपनी को सुरक्षित रखेगा। इसी दौरान दिखाते हैं कि बेंग्यूल योंगहो से साफ कह देती है कि उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो पहले मुझे ये साबित करके दिखाना होगा कि तुम वाकई ट्विंस को नीचे गिरा सकते हो और उनकी साजिशों का पर्दाफाश कर सकते हो। फिर ऑफिस में आते योंगहो सेल्स टीम को एक सख्त अल्टीमेटम देता है और आने वाली रिपोर्ट के लिए जरूरी फिगर्स तुरंत मांगता है। तो उसका ये एटीट्यूड देख वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं और मैनेजर बोंकी वो तो बेचारा घबरा ही जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। लेकिन योंगहो उसे समझाता है कि उन्हें सेल्स टीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर बाद में दिखाते हैं कि योंगहो बोंकी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि उसे मटेरियल्स टीम की लीडरशिप ज्यादा कॉन्फिडेंस और सख्ती के साथ करनी चाहिए। वो चाहता है कि बोंकी अपनी टीम के हक के लिए खड़ा हो और दूसरे डिपार्टमेंट्स के दबाव में न आए। तभी सेल्स टीम का एक बंदा वहाँ घुस आता है, ये जाने बिना कि मैनेजर बोंकी उसके पीछे खड़े, और हद तो तब हो जाती है जब वो उनकी लीडरशिप की बुराई करने लगता है और उनका मजाक भी उड़ाता है। अब ये सब सुनकर बोंकी का सब्र टूट जाता है और वो पहली बार खुलकर अपना गुस्सा दिखाता है, और आग में घी डालने के लिए योंगहो तो है ही। वो मैनेजर बोंकी का गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे इस बदतमीजी की कंप्लेंट सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास करनी चाहिए, और अगर वो अपनी अथॉरिटी के रिस्पेक्ट चाहता है तो ऐसे इंसिडेंट्स को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सेल्स टीम के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब मैनेजर बोंकी योंगहो के कहे अनुसार ही काम करता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है, क्योंकि सेल्स टीम अभी जेसियोंग के कंट्रोल में है। इसलिए उसे लगता है कि उनके खिलाफ जाना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन योंगहो वो कहाँ हार मानने वालों में से था। वो दावा करता है कि सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी के अंडर कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहा है और जेसियोंग की गई कुछ गड़बड़ को छुपा रहा है। फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर को समझाता है कि अगर वो इस मामले की जांच करे और सच सामने लाए तो आगे चलकर ये कदम जेसियोंग की नजरों में भी उसकी वैल्यू बढ़ा सकता है। अब योंगहो की बातों से मैनेजिंग डायरेक्टर सोच में पड़ जाता है और सेल्स टीम को चैलेंज करने के बारे में सीरियसली सोचने लगता है। फिर आखिरकार मैनेजिंग डायरेक्टर योंगहो की बातों में आ ही जाता है और उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। लेकिन मीटिंग के बाद बोंकी पर इतना ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस आ जाता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब बोंकी मेडिकल रूम में आराम कर रहा होता है तब बेंग्यूल और योंगहो बाहर उसका इंतजार करते हैं। इसी दौरान बेंग्यूल योंगहो को 5 साल पहले की बात बताती है कि बोंकी पहले कंपनी में ऑडिटर हुआ करता था, लेकिन जेसियोंग के गैर कानूनी धंधों और इलीगल बिजनेस को छुपाने के लिए उसे डिमोट करके नीचे वाली पोजीशन पर भेज दिया गया और आज तक वो इसी पोजीशन पर है। लेकिन ये बात सुनकर योंगहो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, जैसे उसे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा पता हो या उससे ये बात चुप गई हो। लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद बोंकी होश में आ जाता है और मेडिकल रूम से बाहर आ जाता है और अब वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर जब तीनों वापस ऑफिस की तरफ जा रहे होते तब योंगहो को जुनियन की दादी की नर्स का फोन आता है। नर्स बताती है कि ऑक्सन उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बात न हो पाने की वजह से वो खुद ही सियोल के लिए निकल गई है और पता नहीं वो अब कहाँ पर है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद भी योंगहो ज्यादा चिंता नहीं दिखाता और काफी ठंडा रिएक्शन देता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो उन्हें ढूंढने नहीं आ सकता। अब उसका ये रवैया देखकर नर्स तो क्या बोंकी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसे तुरंत जाकर अपनी दादी
दादी ऑक्सन को ढूंढना चाहिए। अब योंगहो बाहर तो आ जाता है लेकिन उसे कोई टैक्सी मिलती ही नहीं। अब बैंग्यूल कार लेके वहाँ आती है और अपनी हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि वो उसे कार में बस स्टैंड तक छोड़ देगी। पहले तो योंगो अपना वही यूजुअल एटीट्यूड दिखाता है कि मैं खुद देख लूंगा अपना, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन 2 सेकंड बाद खुद ही उसकी हेल्प लेने के लिए मान जाता है और इस तरह बैंग्यूल और योंगहो साथ में ऑक्सन को ढूंढने के लिए बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर उस रात दिखाते हैं कि जेस्योंग डायरेक्टर सॉन्ग के साथ अपनी स्लश फंड कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो छुपकर पैसे जमा करने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छुपाने के लिए यूज की जाती है, वो किसी के सामने न आ जाए, इस बारे में बात करता है। तो डायरेक्टर सॉन्ग उसे सलाह देता है कि क्यों न वो पुरानी कंपनीज को बंद करके उनकी जगह नई कंपनीज खड़ी कर दे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो और ऐसे वो लोग सबूत भी आसानी से मिटा देंगे। साथ ही वो ये भी सुझाव देता है कि उन्हें कंपनीज में रखे हुए पैसों को लिक्विडेट कर देना चाहिए, यानी असेट्स को कैश में बदलकर पैसा निकाल लेना चाहिए ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो भी तो कोई उन तक पहुंच न सके। अब जेस्योंग को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो उसे ये सब करने की परमिशन दे देता है और फिर वो अपने ससुर ब्योंगमो के साथ डिनर करने आ जाता है। फिर डिनर के दौरान दिखाते हैं कि उसकी वाइफ युनसी और उसके फादर इन लॉ दोनों जेस्योंग से सवाल करते हैं कि क्या वो वाकई जेस्योंग की कमांड संभालने और चेयरमैन बनने के लायक है, क्योंकि उन्हें उसकी पोजीशन और कंपनी के फ्यूचर को लेकर थोड़ी चिंता होती है। लेकिन जेस्योंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें यकीन दिलाता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और चेयरमैन बनने के उसके प्लान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर डिनर खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि युनसी जेस्योंग को बताती है कि उसके डैड पहले से ही फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम्हारे चेयरमैन बनते ही तायहा ग्रुप और चोइसयोंग के बीच एक बड़ी डील यानी पार्टनरशिप होगी जिससे दोनों तरफ को फायदा मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सुगडू जेग्योंग से साफ कह देता है कि वो योंगहो को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने जैसा कोई काम एथिकली नहीं कर सकता। लेकिन जेग्योंग हार नहीं मानती, बल्कि वो अपने पति को इमोशनल तरीके से मैनिपुलेट करके उस पर दबाव बनाने लगती है और फिर आखिर में वो सुगडू से ये वादा करवा लेती है कि योंगहो की हेल्थ और मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले और सिर्फ उसी को दी जाएगी। तो वहीं जब ये दोनों बस स्टेशन पर पहुंचते तो उन्हें जुनयुन की दादी मिल जाती है, लेकिन ऑक्सन पहले जुनयुन को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि उसका लुक और बर्ताव पहले से काफी अलग लग रहा होता है। फिर जब योंगहो नर्स को कॉल लगा के ये बताता है तो नर्स से उसे पता चलता है कि उसे फुटबॉल जर्सी पहननी होगी ताकि उसकी दादी उसे पहचाने और उसे ये भी पता चलता है कि जुनयुन की दादी को डेमेंशिया है। अब आखिर में योंगहो एक लड़के से फुटबॉल जर्सी लेके पहन लेता है, या यूं कहो उसे जबरदस्ती पहननी पड़ती है, जिसे देखकर ऑक्सन उसे पहचान लेती है और यकीन कर लेती है कि वो उनका पोता जुनयुन ही है। अब ऑक्सन अपने पोते से बहुत प्यार से बात करने लगती है, लेकिन योंगहो उनसे बहुत अजीब तरीके से पेश आता है। वैसे हद तो तब हो जाती है जब दादी अपने पोते को प्यार से गाल पर किस करने जाती ही है कि योंगहो बेचारा दूर रोने लग जाता है, क्योंकि भले वो अभी यंग बॉडी में हो लेकिन है तो वो बुजुर्ग आदमी ही, तो उसे ये सब बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। लेकिन दादी है कि उसे छोड़ती ही नहीं। खैर इसके बाद वो दोनों ऑक्सन को वापस हॉस्पिटल ले आते। हॉस्पिटल पहुंचकर बैंग्यूल डॉक्टर से ऑक्सन का पूरा मेडिकल चेकअप करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि उसकी सेहत के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका इलाज शुरू किया जा सके। फिर जब बैंग्यूल देखती है कि ऑक्सन कितने प्यार और लगाव से जुनयुन का ख्याल रख रही है तो उसे अपनी जिंदगी याद आ जाती है और वो सोचती है कि उसे अपने ही डैड से कभी इतना प्यार और अपनापन नहीं मिला और बल्कि उसके डैड ने उसे अपने आप से बहुत दूर भेज दिया था। अब ये देखकर योंगहो अपनी तरफ से कुछ सफाई देने की कोशिश करता है कि क्या पता तुम्हारे डैड ने तुम्हें तुम्हारे सिबलिंग से बचाने के लिए दूर भेजा। आखिर दुनिया का कौन सा बाप अपनी प्यारी बेटी को दूर भेजेगा। लेकिन बैंग्यूल उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर बाद में जब वो अपने डैड जो कोमा में ही उन्हें देखने आई होती है तब बाहर नर्स सॉन्ग योंगहो को बताती है कि उस रूम में एक कैमरा लगा हुआ है जहाँ योंगहो का शरीर रखा गया है। ये सुनकर योंगहो उससे कहता है कि वो आगे भी योंगहो जो कोमा में ही और ऑक्सन
जो जुनियन की दादी है दोनों का अच्छे से ख्याल रखे और उनकी देखभाल करती रहे। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि योंगहो के थोड़े से उकसाने पे ही उसकी पूरी टीम एक्शन में आ जाती है। सब मिलकर युनचिन नेटवर्क्स, आईबी ग्लोबल और हुआन डायनामिक्स इन तीनों कंपनीज का ऑडिट करने निकल पड़ते, यानी वहां जाकर धाबा बोल देते। लेकिन जब वो लोग युनचिन वेयर हाउस पहुँचते तो वहाँ के लोग उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ी बहस और मुश्किलों के बाद टीम आखिरकार वेयर हाउस के अंदर एंट्री कर ही लेती है। लेकिन योंगहो और बैंग्यूल ऑडिट टीम को बीच में ही छोड़ देते और चुपके से डायरेक्टर सॉन्ग का पीछा करने लगते, वही जो जे स्योंग से मिला हुआ है। अब जब वो दोनों उसका सच पता लगाते तो योंगहो को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसका पीछा करते हुए पता चलता है कि डायरेक्टर सॉन्ग असल में ब्योंगमो के लिए काम करता है, यानी वो तो जे स्योंग को भी धोखा दे रहा है। वैसे ये देख बैंग्यूल कहती है अगर वो डायरेक्टर सॉन्ग का सच सबके सामने लाते तो उसके साथ साथ जे स्योंग भी एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन योंगो इस बात से एग्री नहीं करता, पर वो एक और बात पर जोर देता है। वो कहता है कि सिर्फ जे स्योंग को गिराना काफी नहीं होगा, जे ग्योंग को भी हटाना जरूरी है, वरना वो अपने भाई के हटने के बाद कंपनी पर आसानी से कब्जा कर सकती है। और इस तरह दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें पूरे पावर स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा, ताकि कंपनी दोनों ट्विंस में से किसी के भी हाथ में ना चली जाए। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि जे स्योंग को टेंशन होने लगती है जब वो डायरेक्टर सॉन्ग से कांटेक्ट नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, यानी उसके वो स्लश फंड्स हवा में उड़ गए और डायरेक्टर सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ वो भी गायब हो चुका है। उधर जेग्योंग को भी डायरेक्टर सॉन्ग के गायब होने की खबर मिल जाती है, तो वो तुरंत अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि ताइहा ग्रुप यानी उसके भाई के ससुर की कंपनी का इस केस में क्या रोल है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसे बताए। फिर रात को दिखाते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग अपनी वाइफ को एक बैग भर के कैश देता है और उससे कहता है कि वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाए और वो जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद वो खुद ब्योंगमो से मिलने जाता है और उसको स्लश फंड के पैसे तक का एक्सेस दे देता है ताकि वो उन फंड्स को यूज कर सके। लेकिन ब्योंगमो अपनी तरफ से एक खतरनाक फैसला लेता है। वो डिसाइड करता है कि डायरेक्टर सॉन्ग को जिंदा रहने देना रिस्की होगा, क्योंकि उसकी वजह से उसका अपना नाम भी एक्सपोज हो सकता है। इसलिए वो चुपके से उसे मार देने का प्लान बना लेता है ताकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट ही रहे, और उसकी कार को बॉम्ब से उड़ा देता है। और ये नजारा दूर से योंगहो और बैंग्यूल देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर दिखाते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग मरा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि योंगहो डायरेक्टर सॉन्ग को पहले ही वार्न कर चुका था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब डायरेक्टर सॉन्ग ब्योंगमो से मिलने जाने वाला था तभी योंगहो बीच में आ जाता है और उससे कहता है कि वो ये स्लश फंड्स के पैसे अपने पास ही रखे और संभाल कर रखे, क्योंकि अगर वो उसकी ये एडवाइस नहीं मानेगा तो जान से जाएगा। फिर जब डायरेक्टर सॉन्ग ब्योंगमो से मिलने आया तो उसके आदमियों ने चुपके से उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया ताकि डायरेक्टर सॉन्ग यहाँ से जाते ही बीच रास्ते में भगवान को प्यारा हो जाए। लेकिन योंगहो की वार्निंग की वजह से वो टाइम पर बच निकलता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग वो सारा स्लश फंड्स योंगहो को दे देता है और बदले में योंगहो उसे एक बैग भर के पैसे और गोल्ड बार्स देता है ताकि आगे की लाइफ वो यहाँ से जाके अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजार सके। अब डायरेक्टर सॉन्ग उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाता है। वैसे अब बैंग्यूल को भी ये एहसास हो जाता है कि योंगहो अपने प्रॉमिस को सीरियसली ले रहा है। वो वाकई ट्विंस को एक्सपोज करके उन्हें बर्बाद करना चाहता है। देन योंगहो उससे कहता है कि चलो साथ में उन दोनों ट्विंस से हमारी कंपनी वापस लें, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।